नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बुक लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इससे पहले जो है आपका इसमें वॉल्यूम 1 भी बुक आ चुका था, एडुटेरिया का लॉन्च हो चुका था, उसमें भी टोटल 15 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए थे। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, एडुटेरिया का आपको जो है वॉल्यूम 1 का 15 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया बिहार दरोगा 2025 प्रैक्टिस सेट करके, ठीक है। और ये जो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। और आप लोगों ने अगर ये पुस्तक को नहीं खरीदा है तो प्लीज़ दोस्तों नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर में जाकर आप पता कर सकते हैं कि एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 बुक आ चुका है, तो कृपया करके जाके खरीद लें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बुक जो है बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक नहीं भी खरीदे हैं तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में देखिए क्या क्या खासियत दिया हुआ है। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स 200 है, यानी कि हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का है। और टाइम ड्यूरेशन आपका कितना है, 2 आवर्स है, यानी 2 घंटा का है। तो चलिए सेट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है आपका टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है या तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। तो चलिए पहला नंबर का प्रश्न देखते हैं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो ये जो अभी नया सर्वे हुआ है नवीनतम आंकड़ा के अनुसार पूछ रहा है। हम लोग तो सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, लेकिन जो नवीनतम आंकड़ा के अनुसार जो सर्वे हुआ है उसमें सर्वाधिक कोयला उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। कोयला का भंडार जो है उड़ीसा में है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झारखंड राज्य में कितना है, वो सेकंड पोजीशन पर है। झारखंड राज्य सर्वाधिक कोयला के भंडार के मामले में भारत में। और जान लीजिए कि भारत में जो है वो कुल संचित जो कोयला है वो अनुमानित कितना है, वो है आपका 3,61,411 मिलियन टन में कोयला है, ठीक है। और आपका जो है 88,104 मिलियन टन के साथ उड़ीसा आपका फर्स्ट रैंक पर है और झारखंड आपका सेकंड रैंक पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ आपका जो है इस प्रश्न के साथ कुछ और आपको हम बता देते हैं फैक्ट्स, जैसे कि हीरा भी एक खनिज है और वो भारत में प्रथम कौन सा स्टेट है, वो है आपका मध्य प्रदेश है। और जान लीजिए चांदी जो है उसमें कौन सा भारत में प्रथम स्टेट है, वो है राजस्थान। और कच्चा तेल में भी आपका राजस्थान है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ किस में है दोस्तों, आपको फटाफट कमेंट में आंसर देना है किस में फर्स्ट पोजीशन पर है। और अबड़क में देखिए, अबड़क में भी आप लोग जानिएगा तो झारखंड कहिएगा, अबड़क नाम लेंगे तो झारखंड इसमें नहीं है। अबड़क में जो है वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका अबड़क में आंध्र प्रदेश है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, डिस्कस करते क्या है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म जिसका नाम एकलव्य है उसका अनावरण किसने किया। तो एकलव्य का अनावरण जो है भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य का लॉन्च किया है, इसका यही उद्देश्य है। सो ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर इस पे जो है दोस्तों एक से अधिक द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं, एक है आपका आलियावेट द्वीप है और दूसरा जो है आपका खदियावेट द्वीप है। ये दोनों द्वीप जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। और वेलिंगटन द्वीप जो है वो है आपका कोच्चि शहर का एक भाग है। कौन सा शहर, कोच्चि शहर का एक भाग है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग एक माजुली द्वीप का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो माजुली द्वीप को जो है असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। क्या है, द्वीपीय जिला पहला कौन सा है, वो है माजुली द्वीप, ठीक है। चौथा नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDG जिसे कहते हैं, तो SDG भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। तो इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है, तो SDG में भारत का समग्र स्कोर जो है 67 है, ठीक है। और भारत का जो रैंक है वो है 99वां, यानी कि 99वां रैंक है भारत का। और 67 जो है वो समग्र स्कोर है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शीर्ष जो प्रदर्शन जो किया है वो किस राज्य ने किया है, वो किया है केरल राज्य ने। टॉप पर कौन सा स्टेट है, वो है अपना भारत देश का केरल है। और सबसे लोएस्ट आपका रैंक किसका है, वो है बिहार राज्य का। किसका, बिहार राज्य का जो SDG भारत सूचकांक रैंक में है। सो समग्र स्कोर 67 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
5वां नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवक को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह जो लाडला भाई योजना है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाडला भाई योजना के बारे में कुछ और जान लीजिए कि इस योजना के तहत जो है 12वीं पास वाले जो भी 6000 डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 12वीं पास वाले को 6000 और डिप्लोमा होल्डर्स को 8000 और ग्रेजुएट युवा को कितना मिलेगा वो 10,000 रुपया जो है प्रति माह मंथली जो है दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो लाडला भाई योजना से संबंधित आपके जान गए कि 12वीं पास वाले को कितना मिलेगा 6, डिप्लोमा वाले को कितना मिलेगा 8 और ग्रेजुएट वाले को 10,000 प्रति माह दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सरकार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6ठा नंबर का प्रश्न कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो है भारत का 4था स्थान है, तो 4वां जो है करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और इसमें जो है फर्स्ट यानी कि शीर्ष रैंकिंग पर कौन सा देश है, इस पर आपका यूएसए है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूएसए कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें सेकंड पर कौन सा है दोस्तों, वो आपको कमेंट में आंसर देके बताना है कि सेकंड में कौन है, चीन है, रसिया है, वो आपको बताना है। तो चौथा यानी कि 4वां स्थान जो है भारत का वो है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर हो गया। 7वां नंबर का प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो है 4 जो है खिलाड़ी को इसको दिए जाने का घोषणा किया गया है। तो 4 खिलाड़ी में आपका नाम भी जान लेना जरूरी है कि कौन कौन वो 4 खिलाड़ी हैं 2024 में जिन्हें मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो पहला आपका हो गया मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। दूसरा हो गया हरमनप्रीत सिंह जो कि आपके हॉकी से संबंधित हैं। तीसरा हो गया आपके प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं। और चौथा जो हो गया वो डी गुकेश जो कि शतरंज खेल से संबंधित हैं। तो इन चारों लोगों को जो है आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने का घोषणा किया है। 7 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जो कि स्वदेशी रूप से यानी कि पूरे देश में इसका विकास हुआ है यानी बना है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उस पोत का नाम क्या है, उस पोत का नाम है दोस्तों समुद्र प्रताप, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसका पूरा विकास यानी कि पूरा जो बनावट हुआ है वो पूरा भारत देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा समुद्र प्रताप। और इसे जो है 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया है। कब? 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया है। और यह जो है किसके द्वारा बनाया गया है समुद्र प्रताप, यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 8वां नंबर के प्रश्न का। 9वां नंबर का प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो दिनेश माहेश्वरी जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि जब 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम जो दिया गया है दिनेश माहेश्वरी, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या है, ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22वें आपके विधि आयोग के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है दिनेश माहेश्वरी 23 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 के बाद 10वां नंबर का प्रश्न क्या है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है। तो किस टाइगर रिजर्व के पास, उस टाइगर रिजर्व का नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास जो है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है किस स्टेट में स्थित है, यह जो है आपका उड़ीसा स्टेट में स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखिएगा। और देखिए आपका जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, वो आपका कर्नाटक में स्थित है, ये भी आप जान गए। और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व और उनके स्थान से जो है आपका 4 प्रश्न आपके याद हो गए। पहला कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर का प्रश्न कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2023 में आया था 18वीं, इसके अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। तो इसके अनुसार जो है आपके 25.17% यानी कि 25.17% जो है वन एवं वृक्षावरण है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही क्रम में आपको सजाना है, यानी कि आपका सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो जो आरोही क्रम में वो होगा पहले 16/19, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, वो होगा आपका 11/13 होगा, और लास्ट आपका 19/21 जो है आपका सबसे छोटा आपका 16/19 है, उसके बाद 11/13 है, 19/21 है। ये आपका आरोही क्रम में सही आपका मिलान दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी 12 का राइट आंसर होगा। 13 नंबर है कि एक आदेश के जरिए जो है सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, एक आदेश के जरिए। तो एक आदेश जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो एक आदेश जो जारी हुआ है उसमें सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह जो आदेश जारी हुआ है वो हुआ है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा हुआ है। तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर के बाद 14 नंबर का प्रश्न क्या है, और जान लीजिए कि अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स बता देते हैं कि संविधान में जो है अनुच्छेद 329 जो है वो होता है निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाना, ठीक है। और अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होना, ठीक है। यह है आपका कुछ चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ आपका की पॉइंट। नेक्स्ट है 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम आपको कमेंट में आंसर देना है कि क्या है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है दोस्तों किलिमंजारो। आप नाम सुने होंगे, किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। और एटलस पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो है कौन सा पर्वत है, वो है एटलस पर्वत, ये आप याद रख लीजिए। और सहारा रेगिस्तान को जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से अलग करता है। क्या है, सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो एटलस पर्वत आपका हो गया उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अफ्रीका में और अफ्रीका महाद्वीप में ड्रैकेंस पर्वत जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी बता दिए, सर्वोच्च चोटी क्या हो गया, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। 15 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है। तो किस नदी पर बना है वो बगलिहार डैम, वो बना है चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब अगला कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम जो है यानी बांध जो है उसके माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया है। और झेलम नदी के पूर्व जो है किशन गंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका चिनाब नदी 15 का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे। तो वह जो है एक योग गुरु थे, स्वामी शिवानंद एक जो है प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे। सो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्हें जो है 2022 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और स्वामी शिवानंद जो है 128 वर्ष की आयु तक जीवित रहे हैं। ये इनसे रिलेटेड कुछ आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था। 17 नंबर है कि लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो लक्कुंडी स्मारक जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है वो 10वीं से 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर है आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पहला आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है वो हो गए ओम बिरला, ये आपका एक प्रश्न बन गया। और
किसे जो है संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है ओम बिरला जी, वो किए हैं संजय जायसवाल को नियुक्त किए हैं। तो संजय जायसवाल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को जो है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में जो बैजयंत पांडा आपका दिया हुआ है, इससे आप घबराइएगा नहीं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। तो बैजयंत पांडा का जो है क्या मिला है, वो मिला है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त इन्हें किया गया और प्रकलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 19 नंबर का प्रश्न है कि आपका स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को नगर परिषद कहते हैं। तो नगर परिषद यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न को। तो यह जो है नगर पालिका या नगर निगम से छोटा होता है और इससे जो है शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और विकास कार्य करने की जिम्मेदारी मिली होती है नगर परिषद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर का प्रश्न कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम पंचायत सचिव, उनसे रिलेटेड जो है आपका पहला स्टेटमेंट है कि उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसका जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका चुनाव नहीं होता है, उसके राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। 21 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है आपका कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ जरूर है दोस्तों। दूसरा है आपका कि संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो हम जो हैं कुछ नहीं पाते हैं, प्रतिनिधित्व जो पाते हैं। सो ये जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो संसद से रिलेटेड ट्रू है। तो केवल एक आपका ऑप्शन नंबर ए 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का जो मामला है वो है आपका सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने को लेकर। ठीक है, इस कारण से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 22 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का प्रश्न और जान लीजिए कि ये जो है आपका मामला हुआ था, इसमें क्या हुआ था। इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ओबीसी आरक्षण के लिए जो है वो 27% कितना 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अदालत ने आरक्षण की सीमा जो है वो 50% निर्धारित की। ये हुआ था इस मामले में। और यह भी कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस मामले में यही आपका सुनवाई हुआ। नेक्स्ट है 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न क्या है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो परमादेश का जो है वो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जो है रीट जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जो है परमादेश का रीट जारी किया जाता है। 23 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संरक्षण जो है वो भारत के जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सो आपका अनुच्छेद जो है 21 आर्टिकल 21 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि आर्टिकल 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण देता है। और आर्टिकल 22 जो है वो क्या देता है, वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। सो ऑप्शन नंबर आपका आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, ऑप्शन नंबर बी। 24 के बाद 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आपके जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं। तो जनता के द्वारा चुने जाते सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा का एक सदस्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमएलए। ठीक है, एमएलए जो होता है एक जनप्रतिनिधि होता है। और विधानसभा के सदस्य जो एमएलए के रूप में जाना जाता है ये तो आप जान गए।
नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से जो है वो आपको सही है वो तो आपको बताना है। पहला आपका स्टेटमेंट है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी आपका जो है स्टेटमेंट वो भी आपका ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 1 और 2 दोनों जो है कथन जो है वो सत्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 26 का। 27 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे देश के जो है सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये नहीं कि आप कह दीजिएगा कि आप गलत बता रहे हैं। जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो पीएम के साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर भी थे और देश में सबसे अधिक समय तक वो विदेश मंत्री भी रहे। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है आपके राजनीतिक पार्टी और दूसरे तरफ है उनके संस्थापक का नाम दिया हुआ। तो पहला है कि भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ जो है उसके संस्थापक कौन है? उनके संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आपका ए का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो है वो संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के.एम. मुंशी हैं। यानी ए का 2, बी का 3 और सी का 1 जो है आपका कूट आपका बी में दिया हुआ है, तो कूट बी जो है आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? एक आपका जो होता है विषाणु जनित रोग वो कौन से हैं? वो है पोलियो है, तो पोलियो जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और विषाणु 2 जनित रोग होते हैं, तो ये विषाणु जनित रोग है पोलियो। 30 नंबर है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी कि नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, किसने प्रस्तुत किया जो है नेचुरल सिलेक्शन? यह जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है नेचुरल सिलेक्शन को प्रस्तुत किया था, इस थ्योरी को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न कि मानव शरीर में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो फैलोपियन ट्यूब को जो हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, उसे कहते हैं डिंब वाहिनी नालिका। ये आपका बायोलॉजी से यानी कि साइंस से रिलेटेड प्रश्न कुछ स्टार्ट हो गए दरोगा के सेट नंबर 1 के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए और इसका साथ में आंसर की भी चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहाँ से आपको सभी जो है प्रश्नों का PDF अवेलेबल हो जाएगा। 32 नंबर है कि लैगर-हैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो इनमें से जो है इंसुलिन का स्राव करती है। इंसुलिन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का। और जान लीजिए कि लैगर-हैंस के द्वीप जो है अग्नाशय में मौजूद अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर रक्त को शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है और इन द्वीपों में जो है कई तरह के कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से कुछ हैं अल्फा कोशिकाएं जो कि ग्लूकागोनिन हार्मोन बनाती है। दूसरा है बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है और तीसरा होता है डेल्टा कोशिकाएं जो कि आपका क्या होता है वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को बनाती है। तो इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर अल्फा होता तो वहाँ क्या होता, वहाँ होता ग्लूकागोनिन हार्मोन और डेल्टा होता तो वहाँ होता सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो वो जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 33 नंबर के प्रश्न का। और जान लीजिए क्या दिया हुआ, एक है आपका जैथोफिल। जैथोफिल जो है एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है जो पीले और नारंगी रंग द्रव्यों का एक समूह है जो प्राकृतिक में व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है जो मुख्य रूप से फल, सब्जी और फूलों में पाए जाने वाले चमकीले पीले, नारंगी और लाल रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पीले पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए 33 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर की जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भीति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तब जो है वो जीव द्रव कुंचन होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो जीव द्रव कुंचन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
तो जीव द्रव कुंचन कब होता है? जीव द्रव कुंचन जो है जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए, पादप कोशिका से, और कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए, तब जीव द्रव कुंचन होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला आपका क्या है सूची 1 में? क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो है वो है आपका हरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। रोडोफाइसी जो है आपका लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। फियोफाइसी जो है आपका भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। और ब्रायोफाइट जो है वो आप जाना जाता है लिवरवर्ट से। सो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 है कि किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर रिंग अवस्था, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। जिस विलयन यानी कि सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घुला जा सके, एक उसका लास्ट सीमा तक घुल जाए और उसके बाद उससे अधिक न घुला जा सके, तो ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऐसा विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विलयन जो है एक स्वच्छ और पारदर्शी दोनों होता है। 37 के बाद 38 नंबर है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कहा जाता है यदि जो है उनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु जो है द्रव्यमान का जो संख्या है वो अलग हो, तब जो आइसोटोप कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक जो होगा वो होगा आपका पोटेशियम और न्यूनतम जो होगा वो होगा गोल्ड। ये जो है आपका सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है। सो सोडियम आप पोटेशियम आपका और गोल्ड इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व जो है समानता क्या होता है? वो आपका जो है इंक्रीज होते जाता है यानी कि बढ़ता जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर के प्रश्न का। 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह जो है आपका गैर-लुसैक का नियम होता है। क्या है? गैर-लुसैक का नियम के अनुसार अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 41 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो बलों के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। इस प्रकार से आपका 42 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न कि बैरोमीटर को, तो बैरोमीटर का जो है यूज हम लोग किस में करते हैं? वो करते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और जो है मौसम के पूर्वानुमान लगाने हेतु जो है प्रयुक्त किया जाता है बैरोमीटर को। तो इसका जो है फंक्शन आपका पहला है और चौथा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 43 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न की प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है प्रतिध्वनि। ये इसका मेन रीजन है ध्वनि तरंगों के परावर्तन का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो इंद्रधनुष के निर्माण में जो है इनमें से जो है सभी जो है भूमिका निभाती है। पहला एक अपवर्तन है, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और तीसरा विक्षेपण। ये तीनों प्रक्रिया जो है इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 45 का राइट आंसर होगा। 46 है कि तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो तापमान बढ़ने पर जो है शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि कुछ आपका धातु से रिलेटेड कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, और धातु जो है गर्मी और बिजली का संचालन कर सकती है। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है पदार्थ आदर्श अचालक के सदृश व्यवहार करता है यानी कि उस तरीके का व्यवहार करता है। 47 है कि पानी का हिमांक बिंदु है। तो पानी का हिमांक बिंदु जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर के प्रश्न का। और जो है
नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न कि किला उआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो किला उआ ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। तो हवाई द्वीप यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ कुछ जो है फेमस ज्वालामुखी के नाम हैं और उनसे देश से रिलेटेड आपको बता देते हैं कि वे किस द्वीप पर स्थित हैं। पहला है आपका क्या है, माउंट फूजी, जो कहाँ है आपका, वो है आपका जापान में, यही आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो, वो कहाँ है, वो है आपका तंजानिया में। तीसरा है सेमेरू, वो है आपका कहाँ है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है आपका मौना लोआ, वो कहाँ है, वो हवाई द्वीप में है। तो हवाई द्वीप में किला उआ भी है और मौना लोआ भी है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और 2-3 आपको ज्वालामुखी और उसमें स्थित देश के नाम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर को 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आचार्य नरेंद्र देव, जिसे हम लोग AND शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और जयप्रकाश नारायण JP नारायण, ये दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना हुई। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है कब हुआ, वो हुआ 1934 ईस्वी में। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी किसकी स्थापना किए थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। ऑप्शन नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना की 1934 में। 50वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रामी था। तो वो विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह, जो 1857 के क्रांति का सबसे अग्रामी था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। यह जो है बंगाल और बिहार में हुआ। यह जो है हिंदू सन्यासियों यानी साधुओं और फकीरों द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 50 के बाद 51 नंबर का प्रश्न। और नील विद्रोह जो है वो जान लीजिए, नील विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। और नील बगान मालिकों के अत्याचार का जो है खुलासा वो दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। तो 1857 का क्रांति का अग्रामी था, वो था सन्यासी विद्रोह। 51 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश जो है वो आपका हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 का जो है वो हो जाएगा 3। दूसरा है आपका इंडियन मिरर के राइटर कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। युगांतर के राइटर जो हैं बारिंद्र कुमार घोष। और लास्ट नेटिव ओपिनियन के जो है आपके राइटर VN मंडलिक हो गए। तो इस प्रकार से सही मिलान जो है आपका 3 है, 2 है आपका, 4 है और 1 है। तो 3, 2, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है, ये राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 52 है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश के बाद जो है भारत पे वो सैयद वंश ने शासन किया। तो सैयद वंश ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और सैयद वंश जो है शासन करने वाला चौथा वंश जो है वो था सैयद वंश था, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। चौथा वंश का नाम है सैयद वंश। और इस वंश का संस्थापक जो है वो कौन थे, वो थे खिज्र खां थे। और खिज्र खां जो है तैमूर लंग का सेनापति भी था। और जान लीजिए कि वो भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। और खिज्र खां का जो मृत्यु है वो 20 मई 1442 ईस्वी में हो गई थी। तो सैयद वंश ऑप्शन सी 52 का राइट आंसर होगा। 53 है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो सक्रिय रूप से जो है इनमें से वो नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ये सभी जो है वो भाग लिए थे सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 53 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर का प्रश्न कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ठीक है। तो ये पंक्तियाँ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सो आपका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न कि नाजीवाद किसका समर्थक था। तो नाजीवाद जो है वो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का बहुत बड़ा समर्थक था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 55 का राइट आंसर हो जाएगा। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है। तो यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक का नाम है दोस्तों थॉमस मोरे। तो थॉमस मोरे यानी कि 56 नंबर का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर का प्रश्न कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि एक जो है आपका कथन है वो आपका फॉल्स है।
तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था लोथल नगर। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 58 यानी 58 नंबर का प्रश्न। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की और इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है किस नाम से जाना जाता था? वो धम्म महामात्र के नाम से जानते थे। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 59 यानी कि 59 नंबर का प्रश्न क्या है कि गांधार कला शैली एक समन्वय है। तो गांधार कला शैली जो है एक भारतीय तथा यूनानी ये दोनों कला का जो है समन्वय है, यानी कि युग्म है, मिश्रित मिश्रण है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 59 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर का प्रश्न कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के महायान मंत्र से प्रभावित था। यह जो है आपका कथन जो है वो आपका सही है। दूसरा है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित है, यह सही। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, ये भी सही है। और फाहियान जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। हर्ष के शासनकाल में जो है बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनसंग भारत आया था, इस प्रकार से आपका जो है बी वो फॉल्स स्टेटमेंट है। असत्य कथन कौन सा है? बी है 60 नंबर के प्रश्न का। 61 नंबर का प्रश्न है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो चेर शासकों ने जो अपने अभिलेख में यूज किया है वो लैंग्वेज वो है आपका मलयालम लैंग्वेज। सो मलयालम ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 के बाद 62 नंबर का प्रश्न। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो महात्मा गुण से रिलेटेड जो है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह स्टेटमेंट ट्रू है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय के होते हैं, ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर के प्रश्न का। और महात्मा गौतम बुद्ध का जो है उपदेश मुख्य रूप से दुखों की समस्या तथा उससे मुक्ति के मार्ग पर आधारित था। और जान लीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया और बौद्ध धर्म में इसे जो है धर्म चक्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यापार, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 62 का राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 63 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है आपका पुडुचेरी में। सो ऑप्शन नंबर ए 63 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में है। नेक्स्ट है 64 कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर के प्रश्न का। 2024 में युद्ध अभ्यास का जो 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत जो है वो कब से किया गया है? इसकी शुरुआत 2004 से किया गया है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का। सो ऑप्शन नंबर आपका सी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 65 यानी कि 65 नंबर का प्रश्न। किस वायुदाब पेटी को जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश जो है वो कहा जाता है आपका 38 डिग्री 35 मिनट इन नॉर्थ साउथ को जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 65 का राइट आंसर होगा। 66 है कि असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है वो आपको पहचान करना है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो असत्य कथन है, वो है आपका सिंधु नदी जो झीलम जो जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। संयोग जो है नदी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है, ये भी आपका असत्य कथन है। झेलम जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपका असत्य कथन है। तो ये सभी जो है असत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 66 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 67 कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी 67 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस संस्करण का जो आयोजन है वो है आपका 4 मई से 15 मई तक जो हुआ है, ठीक है। कब? 4 से 15 मई तक इस जो 7वां जो संस्करण है इसका हुआ है।
और जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वां संस्करण पहली बार बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए जा रहे हैं। यह जो है पहली बार हो रहा है बिहार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। और इसका उद्घाटन जो है पाटलिपुत्र में भव्य शुभारंभ किया गया है, ठीक है। 67 के बाद 68 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करना है। एक है नर्मदा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नर्मदा नदी पर जो है वो आपका बताना है। पहला आपका जो है नर्मदा नदी ओंकारेश्वर बांध, सो ए का जो है आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चंबल, चंबल पे जो है आपका राणा प्रताप सागर बांध है, तो आपका जो है बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध बना हुआ है। और कावेरी आपका जो है मेट्टूरू बांध। सो आपका जो करेक्ट मिलान है आपका वो है ए का आपका 4 है, बी का आपका 2 है, और नेक्स्ट है आपका सी का 1 है, और आपका डी का 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 68 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का प्रश्न कि Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Mg2+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आपका 2 होगा, 8 होगा। तो 2 और 8 जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और Mg के जो परमाणु संख्या यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो है वो आपका 12 है। और Mg में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भी कितना होगा? वो होगा 12 होगा। और Mg2+ में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा 12 - 2 बराबर 10 होगा, ठीक है। और Mg2+ आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से जो तमिलनाडु तट पर स्थित है वो है आपका नागपट्टनम, तूतीकोरिन और एन्नौर, जो कि तमिलनाडु तट पर स्थित है। और मछलीपट्टनम जो है वो आपका तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो किस स्टेट में है? वो है आपका मुंबई में है। और भारत का जो सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह वो कहाँ है? वो है चेन्नई में। एक प्राकृतिक हो गया, एक कृत्रिम हो गया। और सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो आपका कहाँ है? वो विशाखापट्टनम में। और सागरमाला परियोजना जो है वो बंदरगाह से संबंधित है। इस प्रकार से मछलीपट्टनम जो है वो आपका तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर और मछलीपट्टनम जो है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए कि वो जो है किस स्टेट के तट पर स्थित है, ठीक है, बंदरगाह। 71 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपका भील जनजाति जो गुजरात में पाए जाते हैं, ये आपका सही है। गद्दी हिमाचल ये भी सही है। टोडा जो है तमिलनाडु ये भी सही है। वासी केरल ये जो है आपका सही आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों। वासी जो है वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं जनजाति। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका कि विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में जो है कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन वो होता है आपका ब्राज़ील में। और विश्व का जो कहवा का पात्र जो है वो ब्राज़ील को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और विश्व में कहवा का जो है 3 किस्में पाई जाती हैं। पहला आपका हो गया कोफिया अरेबिका, दूसरा आपका हो गया कोफिया रोबस्टा, और तीसरा जो हो गया आपका कोफिया लाइबेटिका। ये जो है विश्व में कहवा के 3 किस्में पाई जाती हैं। 73 नंबर का प्रश्न है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल का मिट्टी जो है वो रबी फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो रबी फसल ऑप्शन नंबर बी 73 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो मिट्टी है वो बिहार में गंगा के दक्षिण तट पर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़े पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल के नाम से जानी जाती है। यह महीन से मोटे कण वाले धूसर रंग को मिट्टी होते हैं। यह काफ़ी उर्वर होती है और रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, खासकर दलहन फसलों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रबी फसल राइट आंसर होगा। असंगत जोड़ों को पहचान कीजिए। तो उदयपुर वन जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, ये आपका सही सुमेलित है। बरेला वन जीव अभयारण्य वैशाली में है, ये भी आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य जो है पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं। और भीम साबान जो है वन जीव अभयारण्य मुंगेर में, ये आपका सही सुमेलित है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाल्मीकि जो है वन जीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 74 के बाद 75 नंबर का प्रश्न क्या है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिन में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से होता है? तो यह जो होता है वो किस मानसून विक्षोभ से होता है? पश्चिमी विक्षोभ से।
तो पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर सी 75 का राइट आंसर होगा। 76 है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दशा में पहला कदम था। वो वैश्विक सम्मेलन का नाम है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। रियो डी जेनेरियो का जो वैश्विक सम्मेलन वियना में हुआ था। इस प्रकार से रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन जो है वो पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और इसमें जो है वैश्विक समझौते की दशा में पहला कदम उठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियो 1992 ईस्वी। नेक्स्ट है 76 के बाद 77 नंबर का प्रश्न क्या है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता है, ठीक है, श्रम जो है वो पूंजी से काफ़ी सस्ता है, अधिक श्रम प्रधान विधियों का उपयोग होता है और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया है वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। ये जो आपका 5 लाइन का जो वितरण है वो किस प्रकार का वो करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है निरूपित कर रहा है इस प्रकार का वितरण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 77 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 यानी 78 नंबर का प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, वो है आपका 78 नंबर के प्रश्न का दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी ए राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 79 कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है उस संकट का प्रमुख कारण रहा। तो देखिए आपका संकट का जो प्रमुख कारण है वो दिया हुआ है, तो है आपका बाहरी ऋण का उच्च स्तर जो है वो आपका उस संकट का प्रमुख कारण बना रहा। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 79 के बाद 80 नंबर का प्रश्न कि भारत का नियम जो है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो बाजार का जो नियम है वो आपका दिया जे.बी. से ने। किसने, जे.बी. से। ये अर्थशास्त्री ने दिया। तो जे.बी. से आपका 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 है कि डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है। तो डेयरी जो है वो किस क्षेत्र में आता है, वो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है भी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट जो है वो है आपका क्या, वो चलिए पढ़िए ऑप्शन को। यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है। तो 82 का आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी। कहाँ भाग गया जी, रेपो रेट जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 83 की निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो वो मनाया गया दोस्तों कब, वो 29 मई को। तो 29 मई आपका 83 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप ए के संगठन को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाना है। 84 नंबर का प्रश्न। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका कहाँ है, वो हेग में स्थित है। दूसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है रोम में स्थित है। यूनिसेफ जो है आपका न्यूयॉर्क और विश्व व्यापार संगठन जो है आपका जिनेवा हो गया। तो इसका जो सही मिलान है वो है आपका क्या है, 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का डी है और 4 का आपका बी है। तो CABD देखिए किस मिलान में दिया हुआ है 84 का। तो आपका जो है आप किस में दिया हुआ है, 1 का सी जो है आपका, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 का। 85 है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं। तो उनका नाम है बिमल पटेल जो है प्रमुख वास्तुकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। 86 है कि गैबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गैबोन देश की राजधानी जो है वो आपका लिब्रेविले है। तो लिब्रेविले जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिब्रेविले गैबोन देश की राजधानी है। 87 है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो इसका स्थापना जो 1916 ईस्वी में किया गया था, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना। तो 87 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था। यह अधिनियम बनाया गया था 1989 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 है कि किस देश की संसद यानी कि विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो नेसेट के नाम से जो है वो जाना जाता है आपका इजराइल,
ठीक है, इजराइल देश की संसद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का प्रवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का जो प्रवाची नहीं है वो आपका मितभाषी है। तो मितभाषी आपका जो है वो आपका 90 नंबर का प्रश्न का जो है घृणा जो है प्रेम शब्द का विपरीतार्थक है, वो आपका जो है पूछना है, ठीक है, कि कौन प्रवाची नहीं है। तो प्रणय, अनुराग और जो है आपका क्या हो गया, प्रीति, ये तीनों जो है आपका प्रेम शब्द का प्रवाची हैं, लेकिन घृणा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 90 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 90 के बाद 91 नंबर का प्रश्न कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, मितभाषी है। तो 91 का ये इसका राइट आंसर होगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है वो आपका अव्ययभावी समास का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर के प्रश्न का। 93 है कि चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है, तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ये आपका सही मिलान है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इट्स टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। ऑप्शन डी 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 94 है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन से दैट सी इन लव बिफोर। तो सी इन लव बिफोर, तो सी जो है हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। सो ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। 95 के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। तो उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो नाम है वो उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है आपका अपार आईडी। इस प्रकार से अपार आईडी आपका राइट आंसर ए होगा। 95 के बाद 96 नंबर का प्रश्न है कि रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दाही खिलौना करण को दे दिया। तो वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए। तो वितरण के बाद जो है वो रामू के पास कितने बच गए, टोटल 120। तो 120 इसका जो है 96 का डी राइट आंसर होगा। 97 है आपका ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न। 98, 99 और 100 ये मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, आपको खुद से घर पे बैठ के सॉल्व करना होगा या फिर क्लास में आप अगर पढ़ रहे हो तो। और इसका जो PDF आपको चाहिए 1 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है सेट नंबर 1 का आपका टेस्ट सीरीज नंबर जो 1 है, और ये आपका बुक है वॉल्यूम 2 है। तो इसमें हम लोग जो भी PDF होगा और साथ में आंसर की होगा वो जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 के साथ मिलते हैं। तो अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।